तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हमने मैथ का क्वेश्चन देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, जो कि बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 10 अगस्त 2025 को और हमने इस एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स पोर्शन को देख लिया था और थोड़ा सा एरर आ गया था कंप्यूटर में, तो हम लोगों ने बोला था कि आगे हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सारे 25 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में हम लोग अच्छे से सिंपल भाषा में सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, यहाँ जो हमारा मानसिक क्षमता है यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, रीजनिंग है, वो क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू होता है इस पेपर में, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट के पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं। आपको एक घन दिया गया है और यहाँ पर 3 जो है उसमें दृश्य दिया गया है, कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर है। राइट, मतलब अपोजिट टू ए कौन सा नंबर है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अगर कोई भी कॉमन कॉमन को उठाते हैं। ठीक है, इसमें के कॉमन है और इसमें के कॉमन है। ठीक है, और उसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो देखो, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा के, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए। राइट, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा के, फिर एम, फिर एच। राइट, तो अब देखो, जो ये आ रहा है घुमाने पर वही उसके विपरीत वाला नंबर होगा, यानी अल्फ़ाबेट होगा। तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। और के तो कॉमन है दोनों में, और बी के विपरीत क्या हो जाएगा, एम। ठीक, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा एच। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझ में आ गया होगा आप सबको। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है और प्रश्न आकृति उसका सही प्रतिबिंब का चयन करना है। मतलब एक प्रश्न आकृति यहाँ पे दे दी गई है आपको, और इन चारों उत्तर आकृतियों में से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा यानी मिरर इमेज बनेगा उसको बताना है। तो देखो, यहाँ पर मिरर है, सिंपल प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना डिस्टेंस होता है मिरर इमेज का, उतना ही डिस्टेंस होता है वस्तु यानी पोजिशन ऑफ। यहाँ पे ये मिरर हो गया तुम्हारा। ठीक, और यहाँ पर जितना जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो ए ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जितना दूर होगा उतना ही दूर बनता है। ठीक ना, तो देखो यहाँ पर जो है ऐसा इमेज दिया हुआ है, तो इस पॉइंट जो ये पॉइंट है उसका कुछ यहाँ पे बनेगा इमेज। ठीक, राइट, और देखो जो ये पॉइंट है वो देखो इतना डिस्टेंस है ऐसे, तो इसका यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे तो ऐसे बनेगा कुछ डिस्टेंस यहाँ पे, ये पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट है और इस साइड में गया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे इस साइड में जाएगा। प्लेन मिरर का जो है, हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर, जो इमेज का पोजीशन होता है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है एक दूसरे के एकदम, जितना डिस्टेंस उसका पोजीशन यहाँ मिरर से का होगा उतना ही पोजीशन यहाँ होगा। अब देखो, ये जो एरो है इस साइड में जा रहा है, तो इसमें बेसिकली इस साइड आ जाएगा। देखो, ये जो हमने पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये लिया था, राइट, और इसका एरो इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहा था, तो इसमें भी इसका एरो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब इस तरह आएगा एरो। ठीक है, तो देखो ऐसा एरो कहाँ मिल रहा है, सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर, और सारा इमेज भी हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128 बोल रहा है कि यदि कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह आगे बजती है तो एक दिन में यह कितनी बार बजेगी। ठीक है, मतलब 1 बज रहा है तो ये 1 बार बज रही है। इसमें थोड़ा सा वो ले लेते हैं पेज। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग पेज ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे। चलो देखो, 1 बजे एक बार बज रही है, 2 बजे 2 बार, ऐसे ही 3 बजे 3 बार बजेगी, और ऐसे ही जाते जाते 12 बजे 12 बार बजेगी। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का सम है, समेशन है, यानी योगफल है। तो प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, राइट। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 12 है, तो यहाँ पे कर देंगे 12 इंटू 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13/2, तो 6 बार में कट जाएगा, और 13 छके 78। तो देखो 12 बजे तक ये 78 बार बज जाएगी, लेकिन एक दिन में 24 घंटा होता है, तो फिर जब 12 बजे रात हो जाएगा, तो फिर जब 1 बजेगा तो फिर से 1 बार बजेगी, फिर रात को 2 बजेगा तो 2 बार बजेगी, ऐसे ही करते करते रात के 12 बजे 12 बार और बज जाएगी। तो जितना ये 12 घंटे में बजेगी, उतना एक बार फिर से 12 घंटे में बज जाएगी, तो फिर 78 बार फिर बज जाएगी, 24 घंटे में 78 बार, 12 बजे तक, फिर 78 बार रात के 12 बजे तक। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 78 प्लस 78 कितना हो जाएगा, 156। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मिसिंग नंबर को पता करना है, ठीक है ना, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है 68 71 76 53। हमारे पास दिया हुआ है 8 6 7 4 12 8 4 7, और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर नंबर पता करना है। तो देखो ये कैसे इसका लॉजिक बनेगा। देखो इसको गुणा करते हैं, 7 और 4 6 और 7, इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 छके 42, ठीक। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12, ठीक। तो 42 12 कितना हो जाएगा, 54, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा करना है, तो 8 चौके 32, ठीक। और इन दोनों को जोड़ना है, तो 12 7 19, 32 9 2 11 के खांसी लगा ले, 3 1 4 1 5 51, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 9 और 5 को गुणा कर देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा बोलो, 45, ठीक। और 14 और 9 को जोड़ देंगे, तो 14 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 23, 14 9 23, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 और 4 2 6 68। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68। देखो इसमें सिंपली इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ देना है, और सब में यही लॉजिक फॉलो होगा, ठीक है, समझ गए होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके लिए एक पेज ले लेते हैं। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है कि मुकेश को स्पष्ट रूप से याद है कि उसके पिता का जन्म 15 मार्च के बाद और 19 मार्च के पहले हुआ था। देखो मुकेश जो है, यहाँ पे मुकेश को पता है कि उसके पिता का जो जन्म हुआ था 15 के बाद हुआ था और 19 मार्च के पहले हुआ था, ठीक है। अब देखो उसकी बहन को क्या याद है, उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 17 मार्च और 21 मार्च के पहले हुआ था। 17 मार्च के बाद सिस्टर को क्या पता है कि पिता का जन्म 17 मार्च के बाद हुआ था और 21 मार्च के पहले हुआ था, राइट। अब देखो, और उसकी माँ को याद है कि उनका जन्मदिन 16 मार्च के बाद और 20 मार्च के पहले आता है। मम्मी को क्या याद है कि उनका जो है, मदर को क्या याद है कि 16 मार्च के बाद हुआ था और 20 मार्च के पहले 20 मार्च के पहले हुआ था। तो बोल रहा है कि मुकेश के पिता का जन्मदिन किस दिन आता है। तो देखो एक को पता है कि 15 के बाद हुआ था और एक को पता है कि 17 के बाद हुआ था, तो 16 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो एक को पता है कि 16 के बाद हुआ था और 20 के पहले हुआ था, और तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, या तो 17 को या तो 18 को या तो 19 को। तो देखो ये बोल रहा है सिस्टर कि 17 के बाद हुआ था, यानी 17 नहीं होगा, ठीक। और ये बोल रहा है जो मुकेश है कि 19 के पहले हुआ था, यानी 19 भी नहीं होगा, तो किस दिन हुआ था, 18 को, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 मार्च। देखो उसको पता है कि 19 के पहले हुआ था, इसलिए 19 तो होगा नहीं, और बोल रहा है कि 17 के बाद हुआ था, तो 17 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, 18, क्योंकि 16 और 20 उनकी मम्मी बता रही हैं, इनके बीच में 17 18 19 तीन ही ऑप्शन बचता है, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं फिलहाल। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 131 क्या कर रहा है, 131 कर रहा है कि इनमें से कौन सा समान अक्षर पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, विच ऑफ दिस नॉट फॉलो द सेम पैटर्न। देखो इसमें क्या है, एक कॉन्सोनेंट है एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है एक वोवेल है, ठीक। और इसमें भी एक कॉन्सोनेंट है एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल है। इसमें एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल तो है, लेकिन ये भी कॉन्सोनेंट ये भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इसमें देखो ये कॉन्सोनेंट वोवेल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो कॉन्सोनेंट दे दिया है, ठीक है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अनुसरण को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए एक पेज लेना पड़ेगा। ओहो, देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि 5 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु 40 वर्ष है, यानी 5 आदमी की औसत आयु 40 वर्ष है। और टोटल एज कितना होगा 5 का, टोटल एज माने टोटल उम्र 5 आदमियों का, 5 मेन का कितना हो जाएगा 40 गुणे 5, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज बराबर होता है नंबर सॉरी एज अपॉन नंबर, ठीक है। तो एवरेज 40 है और समेशन ऑफ एज सम ऑफ एज मान लो एक्स, तो ये हो जाएगा 40। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आदमी है तो 5 हो जाएगा, अरे यार एक सेकेंड, ओहो हो देखो यहाँ पे एक्स अपॉन क्या हो जाएगा नंबर 5 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 गुणे 5, यानी टोटल जो सम है उनका एज का कितना हो जाएगा 200 ईयर्स, ठीक। अब देखो एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, तो मान लो कि छठा व्यक्ति का जो एज है वो वाई है, ठीक है। तो टोटल एज कितना हो जाएगा 200 पहले से है और प्लस वाई, और टोटल आदमी कितना हो गए 5, 5 पहले थे और एक छठा व्यक्ति आ गया, तो टोटल आदमी हो गए 6, ठीक। तो इनका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, बोले 40 था तो अब 42 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, ठीक। तो यहाँ से वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 42 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 दिन के 12 के 2 80 लगा ले, 6 चौके 24 1 25 252 हो गया। और 252 200 माइनस कर देंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 252 माइनस 200 यानी 52 साल। तो छठा व्यक्ति का जो उम्र है वो 52 साल है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ समय बाद 60 वर्ष और x वर्ष के दो व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं, यानी अब 60 वर्ष और 2 वर्ष के x वर्ष के दो व्यक्ति समूह को छोड़ दिए, तो पहले 6 थे तो अब कितने हो गए 4, ठीक। और एज कितना हुआ, पहले से एज था टोटल 252, देखो 6 व्यक्ति का मिलाकर कितना था 252, ठीक ना। तो 252 एज पहले से था, ठीक। और 60 वर्ष का छोड़ दिया तो माइनस 60 हो जाएगा, x वर्ष का छोड़ दिया तो माइनस x हो जाएगा। अब बचा कितना 4 आदमी, पहले 6 था और एक ये छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 4 आदमी बचा। और औसत कितना दिया हुआ है 39 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x का मान ज्ञात है, क्या होगा, तो x का मान हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो देखो 39 और 4 से गुणा करेंगे हम यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 39 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौके 36, 3 4 3 12 12 3 15 156 हो गया। तो ये हो जाएगा, और 252 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 252 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 192, तो ये हो जाएगा 192 माइनस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 156, ठीक है। तो देखो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 192 माइनस 156, ठीक। तो 192 माइनस 156 हम यहाँ पर कर देंगे तो 12 6 हो गया और
8 में से 5 घटाओ 3 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। मतलब x का मान 36 है। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने और रिक्त स्थान को भरने के लिए सही गणितीय ऑपरेशन का उपक्रम चुनिए। मतलब यहाँ पे कुछ ब्लैंक दे दिया है और इसमें ऐसा गुणा प्लस भाग कर देना है कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाए, समीकरण है वो संतुलित हो जाए। तो देखो हम लोग पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऐसे में ऑप्शन चेक किया जाता है। पहले लगते हैं 28 भागे 4, फिर प्लस रखते हैं प्लस 9, फिर बराबर रखते हैं बराबर 16। देखो तो क्या फॉलो कर रहा है। तो 28 भागे 4 कितना हो जाएगा 7, 7 चौक 28 और प्लस 9 बराबर 16। तो 7 9 16, 7 9 16, 16 बराबर 16। देखो तो ये फॉलो कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसमें ऑप्शन डालकर ही चेक किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम अकेले एक बाड़ को 12 घंटे में रंग सकता है, ठीक, और श्याम अकेले उसी बाड़ को 18 घंटे में रख सकता है। तो यदि वो एक ही समय में काम कर रहे हैं तो बिना रुके मिलकर काम करें तो पूरी बाड़ को रंगने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखो जो राम है वो 12 घंटे में रंग सकता है, तो 1 घंटे में कितना रंगेगा 1 आवर में, 1 घंटे में रहेगा वो 1/12। और जो श्याम है वो 1 घंटे में कितना रखेगा, वो रंगेगा 1/18। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लगेंगे 1/12 प्लस 1/18। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 का 18 18 36 हो जाएगा एलसीएम। 12 3 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 18 दूनी का 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 5/36। ठीक, अब देखो और यहाँ पे एक दिन का समय, एक दिन का ये जो टाइम है, एक दिन कितना काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर ये हो जाता है उल्टा, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, एक दिन में इतना काम किया तो टोटल काम कितना समय में करेगा, 1 घंटे में इतना काम किया तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम जो होता है वर्क का उल्टा होता है, जितना ही ज़्यादा टाइम होगा उतना ही कम, जितना ज़्यादा वर्क करना होगा उतना ज़्यादा तुमको रिवर्स में टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो काम बहुत जल्दी होगा, लेकिन कम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो देखो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, 36/5। तो इसको करेंगे तो 7 5 7 35 पॉइंट 10, तो 5 का 10, 7/2 7.2। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2 आवर्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें हम लोग ले लेते हैं पेज। काजू आया होगा ना, जा रहा हूँ देखने में। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि सोनू और उसका दोस्त खरीदारी करने गए। ठीक, सोनू के पास 500 रुपए थे और उसके दोस्त के पास थे, राहुल के पास 240 रुपए। सोनू ने खरीदारी पर राहुल से दोगुना पैसा खर्च किया। अब सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसे से 3 गुना ज्यादा पैसा है, तो सोनू ने कितने खर्च किए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि सोनू ने कितने खर्च किए। तो मान लो कि सोनू ने 100 रुपया खर्च किया। ठीक है, 100 रुपये खर्च किया। ठीक, तो सोनू ने 100 रुपये खर्च किया, तो जो सॉरी सोनू ने कितने पैसे खर्च किए, राहुल को मान लो, राहुल यहाँ पर मान लो राहुल, ऐसा आसानी से बनेगा। राहुल ने 100 रुपये खर्च किया। ठीक है, राहुल कितना खर्च किया 100 रुपये क्या किया एक्सपेंस किया। ठीक, तो जो सोनू ने खरीदारी पर राहुल से दोगुना का पैसा खर्च किया, तो जो सोनू होगा कितना खर्च करेगा 2x। मैंने राहुल को इसलिए माना x क्योंकि ये 2x हो जाएगा, इससे आसानी पड़ती है। अगर इसको सोनू को x मानता तो इसको x/2 लेना पड़ता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो मान लो कि सोनू ने 2x खर्च किया तो राहुल ने x खर्च किया। देखो अब देखो सोनू के पास 500 रुपए थे, तो सोनू के पास कितने बचे, सोनू के पास बचे लेफ्ट कितने बचे 500 थे और 200 खर्च कर दिया, तो 500 माइनस 2x। अब देखो राहुल के पास कितने बचे, राहुल के पास कितने बचे, उसके पास 240 रुपए थे,
और उसने x रुपए खर्च कर दिया, ठीक। तो 240 माइनस x हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसों से 3 गुना है, यानी जो सोनू के पास जितना पैसा बचा है उतना राहुल के 3 गुना ज्यादा पैसा बचा है। तो जो राहुल है, ये राहुल 3 × 240 माइनस एक्स बराबर सोनू 500 माइनस 2x। देखो जो सोनू का पैसा है वो राहुल के बचे पैसे का 3 गुना है, यानी राहुल में 3 गुना करेंगे बचे हुए पैसे का तो सोनू के पैसे के बराबर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसे से 3 गुना ज्यादा पैसा है। तो इसको इक्वेशन ये बन गया, हम इसको सोल्व करेंगे आसानी से। तो देखो 240 यहाँ पे 240 यहाँ के 24 यहाँ 72 720 हो जाएगा माइनस 3x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 2x, ठीक। 500 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 720 माइनस 500 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, राइट। अब ये देखो ये 3x को इधर लाएंगे तो ये 3x प्लस में हो जाएगा माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू कितना हो गया x बराबर 220 अपॉन 100, अरे सॉरी 220 अपॉन 2 यानी 110। x का वैल्यू हो गया 110 रुपया, ठीक। तो बोल रहा है कि सोनू ने कितने पैसे खर्च किए। देखो तो सोनू ने जो खर्च किया था वो तो 2x था, हमने मान लिया एक्सपेंस का, माना था पहले साल है कि राहुल ने x एक्सपेंस किया और सोनू ने 2x खर्च किया। तो बोल रहा है कि सोनू ने कितना खर्च किया, तो x का वैल्यू 110 आया है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 गुणे 2 यानी 220 रुपए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 220 रुपए। इसका आंसर यार 440 रुपये आ रहा था, सॉरी देखो यहाँ पे ये 500 माइनस 2x है, ठीक है। यहाँ पर 2x है तो ये 3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3x। तो यहाँ पर क्या बचेगा x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x नहीं बचेगा x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 220, x बराबर 220। ये समझ में आया ना, यहाँ पर 2x था तो 3x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 3x x बच जाएगा, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 220। तो 220 और सोनू ने खर्च कितना किया 2x, तो यहाँ पे 2x तो कितना हो जाएगा 2 × 220 यानी 440, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 440, ठीक है। समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। हमारे पास एक ऐसा डायमंड जैसा कुछ दिया है जिसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं सर्कल में, और बोल रहा है कि जो ये पैटर्न अनुसरण कर रहा है, जो ये पैटर्न अनुसरण कर रहा है वो भी यही पैटर्न अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ठीक ना, क्या आएगा हमें यही बताना है, ठीक ना। तो देखो कैसे हम इसको दोनों को लॉजिक लगाते हैं कि जो इसमें फॉलो कर रहा है वो इसमें क्या क्या फॉलो कर रहा है। तो देखो 6 और 9 15 होता है, ठीक। और ये 6 और 7 7 6 13 और 15 13 कितना हो जाएगा 28। 15 13 28 हो जाएगा, मतलब चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 28 आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे भी तो 7 चौके 28 आएगा, ठीक है। लॉजिक मिल रहा है। अब देखो इसको जोड़ते हैं 15 और 14 29 हो जाएगा, 29 और 5 34 और 34 11 45 होता है, ठीक। और इसको गुणा करेंगे तो 9 5 45 ये 45 हो जाएगा। अब देखो इसमें वही लॉजिक लगाएंगे 8 8 16 16 6 16 6 22 22 5 27, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, तभी ना 9 3 27 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर 9 होगा तो 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा इसको। देखो ये क्या बोल रहा है कि भूतल से प्रथम तल तक जाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। पहले सीढ़ी को 1 दूसरी को 2 और इसी क्रम में आगे लिखा गया है। तो हम 7 सीढ़ी बना लेंगे पहले, ठीक। ये 7th सीढ़ी है, ये 6 सीढ़ी है, ये 5 सीढ़ी है, ये 4th सीढ़ी है, ये 3 सीढ़ी है, ये 2 सीढ़ी है और ये 1 सीढ़ी है, ठीक। ये 7 सीढ़ियां हो गई हमारे पास। अब देखो PQRS 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं उस पर, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति एक सीढ़ी पर नहीं पढ़ सकता, मतलब कोई भी 2 व्यक्ति जो है एक सीढ़ी पर नहीं रह सकता, एक सीढ़ी पर 2 व्यक्ति नहीं रह सकता है। ऑप्शन यहाँ आप देखो क्या बोल रहा है कि PR के नीचे है, ठीक। QS के बगल वाली सीढ़ी पर बैठा है, ठीक है। RS के
आर एस से 2 सीढ़ी नीचे है, ठीक है। यदि पी पहली सीढ़ी पर खड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी पहली सीढ़ी पर खड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली सीढ़ी पर कौन है? पी है, ठीक। अब देखो पी जो है आर से 2 सीढ़ी नीचे है, तो आर से 2 सीढ़ी नीचे है, इसका मतलब आर यहाँ पे है, तब ना 2 सीढ़ी नीचे होगा पी, ठीक। अब देखो क्यू जो है वो यस के बगल वाली सीढ़ी पे बैठा है। अब इसको छोड़ो, यहाँ देखो आर यस से 2 सीढ़ी नीचे है, यानी जो आर जो है वो यस से 2 सीढ़ी नीचे है, यानी यस इस पे है, ठीक है, तभी ना 2 सीढ़ी नीचे होगा आर। अब देखो क्यू जो है वो यस के बगल वाली सीढ़ी पे बैठा है, तो जो क्यू है वो यस के बगल वाली सीढ़ी यानी यहाँ बैठा हुआ है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आर चौथी सीढ़ी पर खड़ा है, तो आर चौथी सीढ़ी पर खड़ा है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथी सीढ़ी खाली है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है किसने दिया, चौथा ये नहीं होगा, चौथा खाली है नहीं, आर है। एस आर के नीचे खड़ा है, एस जो है वो आर के नीचे नहीं, एस तो आर के ऊपर है, ये भी नहीं होगा। क्यू दूसरी श्रेणी पर खड़ा है, दूसरी श्रेणी खाली है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर चौथी श्रेणी पर खड़ा है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के बगल में बैठा है, और ई बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, सी दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी एक दाएं है, तो ए किस स्थान पर बैठा है? देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ई बेंच के बाएं छोर पर बैठा हुआ है, यानी ई जो है वो बाएं छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है, 5 आदमी है, 5 रो बना लिया, ई जो है बाएं छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। और अब देखो इसके बाद बोल रहा है कि सी जो है दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पर सी बैठा हुआ है, राइट। अब देखो सी जो है डी के बगल में बैठा है, सी जो है वो डी के बगल में बैठा है, यानी डी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अभी देखो डी ई के साथ नहीं बैठा है, यानी डी जो है ई के साथ नहीं बैठा है, यानी डी यहाँ पे बैठा है, ठीक। अब देखो बी ए के दाएं बैठा हुआ है, बी जो है वो ए के दाएं बैठा हुआ है, और डी ई के साथ नहीं बैठा, यहाँ पे हो गया बी ए के दाएं है, यानी जो बी है वो ए के दाएं है, ए के दाएं है मतलब ए यहाँ पे होगा, क्या बोल रहा है, ए यहाँ पे होगा, तभी ना ए के दाएं राइट साइड में भी होगा, राइट में भी होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बी है वो ए के दाएं है, यानी ए जो यहाँ पे है तो बी है इसके दाएं है, यानी इस साइड है, तो ये सही है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किस स्थान पर बैठा है, तो ए बैठा है ई और सी के बीच में, तो ए जो बैठा है वो ई और सी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी और ई के बीच में क्या बैठा है, ए बैठा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या में प्रश्नवाचक संख्या पर क्या मान आना चाहिए, तो देखो इस सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर दिया हुआ है 5, 11, 23, 47, 95। देखो यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है वो है 5 गुणे 2 प्लस 1, ठीक, 5 गुणे 2 प्लस 1, और फिर यहाँ पर करेंगे 11 गुणे 2 प्लस 1, तो 11 दूनी के 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली करेंगे 23 गुणे 2 प्लस 1, तो 23 गुणे 2 46 हो जाएगा, प्लस 1 47 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर करेंगे 47 गुणे 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 94 प्लस 1 95। अब सिमिलरली यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमको लाना है, अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो 95 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा, यही लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 190 और प्लस 1 191, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 191, ऑप्शन नंबर सी। चलो हो गया। यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए, और बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? देखो प्यास लगने पर इस सब को छोड़ो, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? पानी यानी जल पीते हैं, ठीक, और जल को क्या बोला गया है? जल को वायु कहा गया, तो हम क्या पियेंगे? वायु पियेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
निम्नलिखित प्रश्न पहले और दूसरे में एक निश्चित संबंध है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे और चौथे के बीच संबंध को दर्शाता है। बाल चिकित्सा बच्चे, देखो जो बाल चिकित्सक होते हैं वो बच्चे को रोग का इलाज करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो जरा चिकित्सा वाले होते हैं वो वृद्ध यानी ओल्ड एज के पीपुल को ट्रीटमेंट देके हैं, उनका इलाज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड यानी वृद्ध। वृद्ध एज का जो डॉक्टर होता है उसको जरा चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है ना। गेरिएट्रिक्स, गेरिएट्रिक्स इसको याद रखना, गेरिएट्रिक्स बोलते हैं इसको। और जो चिल्ड्रन होता है वो पेडियाट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एजेड, एजेड, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, यहाँ पर ले लेते हैं हम स्टेप्स, बीस तो होने वाला है, मेरा 20 होने वाला है, ये आसिफ का भी होने वाला है। देखो हो गया। देखो बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में सी ई जी आई को डी एच एल पी लिखा जाता है, जो यहाँ पे सी ई जी आई है इसको क्या लिख रहा है, डी एच एल पी। अब देखो सी और डी के बीच में कितना अंतर है, +1 का, ठीक। सी के बाद +1 दिया जाता है। ई और एच में क्या है, +2 का, नहीं सॉरी +3 का। देखो ई एफ जी एच, तो ये ई है और एच है, +2 है, ये +2 है, सॉरी +2, ये +2 का अंतर है, ठीक है। और जी और एल, ये 3 होगा ना। सी के बाद डी एक बार में आ जाता है और ई के बाद एच कितने बार में आ जाता है, 1 2 3, 3 यहाँ पे 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। देखो सी के बाद डी एक स्थान पर आ जाता है और ई के बाद एच कितना स्थान पर आता है, 3 पर, 1 2 3। और इसी तरह जी के बाद एल तो होता है एफ जी एच आई जे के एल। देखो जी के बाद एल कितने स्थान पर आएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5, तो इसका क्या हो जाएगा 5, ठीक है, +5। और इसी तरह आई और पी करेंगे तो ये हो जाएगा +7, ठीक है, +7। एक अनुसरण कर रहा है, +1 +3 +5 +7। अब इसी तरह इसमें करेंगे, ठीक है। कसिया, के एस ई कैसे लिखा जाता है, पहला के है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, के तुरंत बाद के यल, ये होगा, या तो ये सब में यल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा यू, यू के बाद तीसरा, यहाँ पर 3 फॉलो करेगा, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 3 फॉलो करेगा, जैसे यहाँ पर क्या है। तो देखो यू के बाद क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो यू है तो यू के बाद क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर 1 2 3 एक्स, सॉरी यू है ना, नहीं सॉरी ये यू नहीं है ब्रदर, यस है, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ये ऑप्शन मैंने देख लिया, क्वेश्चन यस है। तो यस के बाद तीसरे स्थान पर लेना है, तो हम पढ़ते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू। देखो यस दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एस से तीसरा लेना है 3 अंक, एक यहाँ पे एस है इसे 3 अंक लेना है, तो 1 2 तीसरा पर क्या है, भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा भी। तो ये यू नहीं होगा, भी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। देखो इसमें 3 लेना था और पहला में 1 लेना था, तो के 1 लेंगे तो एल हो जाएगा, तो एल सब में दिया है। और 1 के बाद +3 लगे, +3, तो एस के बाद +3 आता है भी। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम ने कहा कि फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी की इकलौती बेटी है, तो लड़की का प्रथम से क्या संबंध है। देखो जो प्रथम है वो लैपटॉप लिया ना, तो लैपटॉप में बोल रहा है फोटो दिखाते हुए कि फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता यानी प्रथम के पिता ऐसे दिखाएगा फ्रेंड्स को कि के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे यानी खुद प्रथम हो जाएगा, इकलौते बेटे की पत्नी यानी प्रथम की पत्नी वाइफ, की इकलौते बेटी यानी वाइफ की बेटी हो गई, इकलौती है, जो वाइफ की बेटी हो गई तो उसका भी बेटी हुई, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। तो लड़की क्या है, उसकी बेटी है। अब देखो कह रहा है कि लड़कों के एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है अपना स्थान बदल लेते हैं
तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, ये चल रहे हैं, चल रहे हैं, हाँ 5 मिनट। ये मैं यार देख के मेरा लैपटॉप पैकिंग था तो सब फाइन लगेगा। बाहर 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 देखो जाके बाहर जाके देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक, और बी जो है दाएं से 9वें स्थान पर है। तो ए जो है वो 10वें स्थान पर है और बी क्या है, वो 9वें स्थान पर है। ये बाएं से है यानी लेफ्ट से है और ये जो है राइट से है, ठीक। तो बी जो है लेफ्ट से कितने स्थान पर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n-9 + 1, ये लेफ्ट से हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा n-8, यानी जो राइट यानी दाएं से 9वें स्थान पर है वो लेफ्ट से n-8 स्थान पर हो जाएगा, जहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है। इतने इतना यहाँ इतना लड़के जो है लाइन में खड़े हैं, ठीक है। और बी जो है वो लेफ्ट से n-8 पर है और ए जो है लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। बोल रहा है कि अपना स्थान बदल देते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो जो ए अपना स्थान बदलेगा तो बी पर आ जाएगा, ठीक। तो n-8 बराबर क्या हो जाएगा, ए जो है ए बी के जगह पर आ गया, तो यानी n-8 के जगह पर आ गया, लेकिन बोल रहा है कि वो 15वें स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 23, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं हम लोग कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पासा दूसरे से बड़ा है। तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, पहला पासा यानी मान लो कि एक्स वाई है, तो एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, पहला पासा दूसरे से बड़ा है। तो हम क्या क्या इसमें ले सकते हैं, हमारे पास 36 होता है टोटल आउटकम, ठीक। अब देखो पहला दूसरे से बड़ा है यानी पहले में 2 आया तो दूसरा में 1 आया, ये हो सकता है। या पहले में 3 आया 1 आया, 4 आया 1 आया, 5 आया 1 आया, 6 आया 1 आया, एक कंडीशन ये बन सकता है। अब देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद 6 और 1 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पर एक रख सकते हैं, 3 और 1, ठीक, 4, सॉरी 3 और 2, देखो एक वाला तो सब हो गया। अब 3 और 2, 4 2 5, फिर 2, फिर 6 और 2, ठीक, ये हमारा एक बन सकता है। अब देखो 4 से शुरू करते हैं, 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, अब 4 3 4 4 4 5, सॉरी यहाँ पे 6 और 2, सॉरी 4 3 4 4, ये 4 5 नहीं होगा। अब देखो अब 5 से शुरू करते हैं, 5 4, ठीक, 5 4 और 5 5 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा, ठीक ना। अब ये देखो, अब देखो फिर से करते हैं यहाँ पे 6 और 6 3 नहीं हुआ है ना, 6 2 हो गया है, 6 3 6 4 6 5, बस इतना। तो टोटल कितना हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 11 12 13 14, 14 हो गया, जबकि आना चाहिए नीचे 36 है, 3 5 3 15, 15 आना चाहिए। कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 11 12
12, 13, 14। देखो एक छूट रहा है कोई। 6 एक हो गया है, 6 2 हो गया है, 6 3, 6 4, 6 5, 4 3, 4 3, ठीक है। फिर 5 4, 5 3 हुआ है क्या? 5 3 नहीं हुआ है, देखो 5 3 छूट रहा था। 5 3, 5 3 से बड़ा है तो ये छूट रहा था, तो कितना हो गया हमारे पास? 15। दिया हुआ है 36, तो 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 और 12 3 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है? देखो कैसे गिनते हैं। पहले यहाँ से शुरू करो। 1 2 3 4 5 7 8 9, 9 हो गया ये, तो ये तो होगा नहीं। 9। अब देखो एक ये वाला एक त्रिभुज ये है, ठीक। ये हो गया 10, ठीक। ध्यान देना। अब देखो एक त्रिभुज ये है, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो एक त्रिभुज हमारे पास ये है, कितना हो गया? 11। अब एक त्रिभुज ये है, ये ठीक, कितना हो गया? 12, ठीक। अब देखो ये त्रिभुज ये है, देखो एक त्रिभुज हमारे पास ये है, यहाँ से ये अपने पास एक त्रिभुज है, तो कितना हो गया? 13, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज ये है, ये, तो 13 कितना हो गया? 14। और एक त्रिभुज ये है, तो कितना हो गया? 15। तो टोटल कितना हो गया? 15। इसका आंसर हो जाएगा 146, 115, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रथम में दी गई 4 आकृतियों में से एक आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। देखो सबसे पहले पॉइंट ये है कि इसमें कोना दिया हुआ है, ठीक है। कोना पर 3 लाइन है, ठीक। और ये कुछ ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे, ये देखो ये अगर देखोगे तो एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। देखो 3 लाइन ये कोना पे है और इस कोना पे इसको डाल देंगे तो डायरेक्ट फिट बैठ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसका कोना तो इधर दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। इसका कोना उधर दिया हुआ है, नहीं होगा। इसका कोना भी नीचे दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि चित्र और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें जो है आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को दिखाता है। ये जो आयत है ये सॉफ्टवेयर ऑफिसर है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ग्रामीण लोगों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है वो विलेजर है, फार्मर है, ठीक है। अब देखो वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। जो वृत्त है वो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट को दर्शा रहा है, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है। अब देखो वर्ग जो है पीओ को दर्शा रहा है। जो वर्ग है यानी ये है, ये पीओ को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट है। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी ग्रेजुएट हैं? नहीं, ये जो है सॉफ्टवेयर कर्मचारी ये ग्रेजुएट नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ स्नातकोत्तर भी है, यानी कुछ जो कर्मचारी सॉफ्टवेयर कर्मचारी है वो पीओ भी है और ग्रेजुएट भी है। तो देखो ये जो सॉफ्टवेयर कर्मचारी है ये 6 और 7 ये तो पीओ है, ठीक। और जो 5 और 6 है वो क्या है? ग्रेजुएट है, क्योंकि 5 6 सर्कल में आ रहा है वृत्त में और 6 7 आ रहा है स्क्वायर यानी वर्ग में। और जो स्क्वायर है वो पीओ को दर्शा रहा है और 5 6 जो सर्कल है वो ग्रेजुएट को दर्शा रहा है। यानी जो कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है वो पीओ भी है और कुछ जो है ग्रेजुएट भी है, तो ये सही है। इसके बाद देखो
सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी, सभी पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। क्या सभी पीओ जो है सॉफ्टवेयर है? नहीं। 8 और 11 सॉफ्टवेयर कर्मचारी बिल्कुल नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, अब देखो सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ नहीं है, एक जो है कुछ नहीं है, तो क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए और निर्णय निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, देखो सभी कुर्सियां टेबल है। ठीक है, मान लो कुर्सियां हैं, ये चेयर हैं, ये सभी कुर्सियां जो है, सॉरी कुछ कुर्सियां टेबल है। ये मान लो कि ये चेयर है, इतना दर्शा रहा है, तो इसमें से कुछ कुर्सियां जो क्या है वो टेबल है, यानी इतना जो कुर्सी होगा वो टेबल होगा। ठीक है, ये टेबल है, ये चेयर है, तो कुछ कुर्सियां जो है टेबल है। राइट, अब देखो सभी टेबल लकड़ी हैं, जो सभी टेबल हैं वो लकड़ी हैं, यानी जो टेबल है वो लकड़ी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ये लकड़ी है। ठीक है, अब देखो कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, जितना लकड़ी है वो प्लास्टिक नहीं है, तो प्लास्टिक नहीं है तो ये अलग हो जाएगा प्लास्टिक, कोई भी लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, या तो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक। अब देखो क्या बोल रहा है कि केवल टू, यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ कुर्सियां लकड़ी है, कुछ जो कुर्सियां हैं वो लकड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है, इतना जो कुर्सी है वो लकड़ी है, यानी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, जो कोई टेबल यानी ये टेबल जो है प्लास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। कोई जो टेबल है प्लास्टिक से इसका रिलेशन कोई नहीं है, ये प्लास्टिक तो इधर है, ये भी प्लास्टिक इधर है, और जो टेबल है वो बीच में है, इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इसका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था ना अपने पास। टोटल 50 क्वेश्चन था और ये 149 तक दे दिया है, एक क्वेश्चन मिस हो गया, फट गया था पेज। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में कितना क्वेश्चन देख लिया? 24 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा वीडियो हो जाता है खत्म, एंड। हमने रीजनिंग जो रीजनिंग पार्ट था बीएसएससी एग्जाम का, उसका हमने 24 क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देख लिया। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा बताना है आप लोग को। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, और क्या कहें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुरू तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।